हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हैक्स। और आज हम करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट पार्ट नंबर 4, जो स्टार्ट होता है विद द टॉपिक डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या वुमेन का रेवोल्यूशन, वुमेन ने भी रेवोल्यूशन किया और वुमेन का क्या रोल रहा रेवोल्यूशन के दौरान। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो शुरू से ही जो वहां पर वुमेन थी वो बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट रही। एंड वो होप करती थी कि जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो प्रेशराइज करेगा गवर्नमेंट को, ताकि उनकी जो लिविंग है वो इम्प्रूव की जा सके। ओके। और जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी उनको अपनी लिविंग के लिए काम करना पड़ता था। वो क्या क्या काम करती थी, जैसे लॉन्ड्री का, फ्लावर बेचने का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते थे वो भी वह काम करती थी। और उनको ज़्यादा एजुकेशन और जॉब का जो है एक्सेस नहीं था। ओनली जो डॉटर्स थी नोबल्स की या फिर जो धनवान लोग थे वही स्टडी कर पाती थी कॉन्वेंट में। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज अ मैरिज फॉर देम, और उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। और फिर क्या काम करना था उनको? कुक करना था, पानी लाना था, ब्रेड के लिए लाइन लगानी थी, बच्चों की देखभाल करनी थी। और अगर वर्किंग वुमेन है तो उसको सारे काम करने ही हैं। साथ साथ जो है उनके जो वेजेस थे, उनकी सैलरी थी, वो भी मेन से कम दी जाती थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs. और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए। और जिसमें से फेमस थे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये इनमें फेमस था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनकी क्या डिमांड थी कि हमें भी सेम पॉलिटिकल राइट दो और हमें भी एक्टिव सिटीजन बनाओ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया था। तो उनकी डिमांड थी एक्टिव सिटीजन बनने की, ताकि वो भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर पाए, असेंबली में इलेक्ट हो जाए, राइट टू वोट मिल जाए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और जब उन्हें पॉलिटिकल ऑफिस मिलेगा, उनको लगता था कि तभी उनकी जो है इंटरेस्ट की बात जो है गवर्नमेंट में हो पाएगी, वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और तभी उनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर पाएगी, क्योंकि उनसे रिलेटेड लॉज तभी आएंगे जब वो खुद वहां पर इलेक्टेड होकर जाएंगे। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। फिर धीरे धीरे उनके लिए स्कूल कंपल्सरी करे गए। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करा सकते। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और मैरिज जो है रजिस्टर्ड किसके अंडर होगी? सिविल लॉ के। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। अब डाइवोर्स को जो है लीगल बनाया गया, जो पहले अलाउड नहीं होता था। एंड ये मेन भी अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन भी अप्लाई कर सकती थी। एंड अब वो उनको ट्रेनिंग भी दी जाने लगी जॉब्स के लिए, और वो आर्टिस्ट का भी काम कर सकती हैं और अपना स्मॉल बिजनेस भी चलाने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सब चीजों से सोसाइटी में चेंज आया। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी चीजें बदलने, लेकिन पॉलिटिकल राइट की अभी बात नहीं हो रही थी, वो अभी चलता रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जब वो दहशतगर्द वाला माहौल वहां पर था, तो न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब। उसने तो क्या कर दिया, जब वो गिलेटेंड करा देते थे, सबको काट देते थे, उसने तो और ही एक काम कर दिया, उसने सारे वुमेन क्लब बंद करा दिए और बैन कर दिया उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर। ठीक है, और किसी को मार दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर भी अगले 200 साल तक बहुत सारी कंट्रीज में वोटिंग राइट के लिए फाइट होती रही एंड इक्वल वेजेस के लिए फाइट होती रही। एंड वी आर हैप्पी टू नो कि हमारे जब इंडिया में वोटिंग राइट मिले, तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि मैन को मिले या वुमेन को मिले, वहां इकट्ठे मिले। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। सो वुमेन की वहां पर जो है वोटिंग राइट चलती रही, हालांकि अभी बहुत सारी जगह पर चीजें पीछे हैं, बट वोटिंग राइट इकट्ठे मिले। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. उसके बाद वोट के लिए इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चला लेट 19th और अर्ली 20th में। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग दीज रेवोल्यूशनरी ईयर was kept alive as an inspiring memory. Okay,
तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी इनके एग्जाम्पल दिए जाने लगे और इसको एक बड़ी इंस्पिरेशन की तरह से देखा गया। It was finally in 1946 that women in France got the right to vote. ठीक है, वो जीत गई अपना राइट टू वोट। उनको राइट टू वोट कब मिला? 1946। कब मिला? 1946। अब देखो 1789 से रेवोल्यूशन हो रहा है और वोटिंग राइट मिलता है 1946 में, 200 साल की लड़ाई के बाद लगभग। ओके, द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी का भी बड़ा चक्कर था कि लोगों को स्लेव्स बनाकर रखते थे। ठीक है, अब वो कैसे जो है कम हुआ? वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब जब जैकोबिन का टाइम था उसमें सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि जो स्लेव्स लाए जाते थे फ्रेंच में उनका जो है अबोलिशन कर दिया, उनको हटा दिया गया। द कॉलोनीज इन कैरेबियन, जो कैरेबियन में कॉलोनीज थी, मार्टिनिक, उसके बाद आपकी ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो, वहां पर ये क्या होते थे? सप्लायर होते थे कॉमोडिटीज के, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इज डिस्टेंट इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब वो जो है यूरोपियन लोग जो थे वो इतनी दूर नहीं जाना चाहते थे, तो वहां पर क्या हो रहा था? शॉर्टेज हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया? एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना दिया बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और ये कब शुरू हुआ? 17th सेंचुरी में हुआ। तो फ्रेंच मर्चेंट क्या करते थे? वो जो है क्या करते थे? सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डर और नैंटेज टू द अफ्रीकन कोस्ट। ठीक है, एंड वेयर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल शिफन्स। अब वहां पर जो आप कह सकते हो कि जो लोकल ठेकेदार थे वहां से जो है स्लेव्स को ले लेते थे, नौकरों को ले लेते थे। उसके बाद सर्वेंट्स को लेकर फिर वो वहां पर चले जाते थे दूसरे अपने पोर्ट्स पर। तो इसी तरह से जो है ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो रही थी यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में। ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स। अब इतने सारे लोग एक शिप, तो क्या करते थे? उनको बिल्कुल बांध के एक जगह पे ठूस देते थे, पैक्ड टाइटली। सोचो, सामान थोड़ा ही था, इंसान थे वो। और जब वो अटलांटिक टू कैरेबियन जाते थे तो 3 महीने के लिए वो इसी तरह से टाइटली पैक्ड रहते थे। उनकी लाइफ जो है बिल्कुल हेल हो गई थी। एंड उसके बाद क्या होता था? उनको प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे। So the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market. अब यूरोपियन मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है शुगर की, कॉफी की, इंडिगो की, लेकिन स्लेव लेबर आ रही है और ये इतना बुरा इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसी वजह से वो डिमांड पूरी हो पा रही है। अगर ये लेबर ही नहीं होगी तो क्या होगा? अब जो पोर्ट सिटीज है वहां पर नांटेज एंड बॉर्डेक्स, वो क्या करते थे? उनका क्या था? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी। क्यों? क्योंकि वो क्या, वहां से क्या होता था? स्लेव ट्रेड होती थी। वो दोनों इसीलिए फेमस हो रही थी, उसीलिए वो जो है उनकी प्रोस्पेरिटी इतनी थी, पैसा इतना आ गया था, सिर्फ और सिर्फ इस स्लेव ट्रेड की वजह से, क्योंकि वहीं से लोग जाते थे। फिर अटलांटिक टू वो जा रहे हैं कैरेबियन। तो इसी तरह से स्लेव्स की जो हालत थी वो बहुत एक्सप्लॉइटेड हो गई थी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म। थोड़ा सा जो है 18th सेंचुरी में इनका क्रिटिसिज्म हुआ। एंड द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स। उसके बाद लॉन्ग डिबेट्स शुरू हुए जहां पर राइट्स ऑफ मैन की बात हुई। फिर धीरे धीरे ये फ्रेंच से रिलेटेड सब कॉलोनीज में गई, बट इसने कोई लॉ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर ये कोई लॉ बना देंगे तो जो बिजनेसमैन है वो अपोजिशन कर देंगे, क्योंकि बिजनेसमैन की तो सब कुछ स्लेव ट्रेड पे ही डिपेंडेंट है। बट फाइनली इन 1794 the convention legislated to free all slaves in French overseas possessions. जितने भी फ्रेंच की जहां भी कॉलोनीज थी, ओवरसीज पोजेशन थे, वहां से सबको फ्री करने का जो है फैसला फाइनली 1794 में आता है। बट सिर्फ 10 साल के लिए। 10 साल बाद नेपोलियन आता है, उसने फिर से जो है रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. अब 1794 में उन्हें थोड़ी शांति सुख मिला था, लेकिन फिर से नेपोलियन ने वापस से वही जो है रीइंट्रोड्यूस कर दिया। और प्लांटेशन ओनर को तो लगता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको तो लगता था कि उनका राइट है कि वो अफ्रीकन नीग्रोस जो है उनको अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बंदी बनाकर रख सकते हैं। देन फाइनली 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश किया गया। तो इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, राइट?
रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, अब कैसे कैसे जो है चीजें चलती रही। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? तो इससे क्या क्या डिफरेंस आया कि रेवोल्यूशन से उनके कपड़े बदले, लैंग्वेज बदली, बुक्स बदली, क्या क्या चीजें हुई। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। अब उन्होंने लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, जो स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल था, आपका जो बास्टिल जो उन्होंने उड़ा दिया था, बास्टिल में तोड़ फोड़ मचाई थी, जो जेल थी वहां की, उन सब चीजों के बारे में जो है बात करनी शुरू हुई। फिर एक लॉ आया, अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। फिर जो इन ओल्ड रिजाइम all written material and cultural activities like books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। पहले क्या होता था कि बुक्स बनेगी तो भी किंग का सेंसर लगेगा, न्यूज़पेपर छपेगा तो उसमें भी किंग की सेंसरशिप लगेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीजें कम हुई। ठीक है, जैसे क्या आ गया कि प्रेस को फ्रीडम ही नहीं है, बुक्स भी राजा छपवाएगा, प्लेस भी वही करवाएगा, न्यूज़पेपर भी वही करवाएगा, तो फिर आप क्या उसके अगेंस्ट ही नहीं जा सकते हो, पूरा अपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। राइट, तो पहले सेंसरशिप था, लेकिन अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप कब हुआ? जब उन्होंने बास्टिल को तोड़ दिया कि अब जो है राजा की मर्जी से नहीं चलेगा, जो चीजें अच्छी होंगी वही चलेंगी। Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizens proclaimed freedom of speech and expression, और freedom of speech and expression को natural rights बना दिया। Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside। और फिर जो है ये सब चीजें वहां पर बहुत ज्यादा चली, न्यूज़पेपर हो, पैम्पलेट्स हो, बुक्स हो, प्रिंटेड पिक्चर्स हो। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स। अब इसमें सारे के सारे जो इवेंट और चेंजेस हो रहे थे वो सब जो है उसमें प्रिंट के थ्रू आया। यहाँ से फिर प्रिंट कल्चर भी बन के निकलेगा, वो हम आगे के बुक्स में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। प्लेस गाने लगे, प्लेस होने लगे, सॉन्ग्स गाने लगे, फेस्टिव प्रोसेशंस होने लगे, तो इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे आए। फिर वहाँ के जो सिंबल्स बने, लिबर्टी, जस्टिस, और वहाँ के पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने बहुत कुछ लिखा उनके बारे में। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वहां पर एवरीडे में चल रही थी। अब कंक्लूड कैसे करेंगे, आगे की चीजें कैसे देखते हैं क्या होता है। 1804 में आता है, 1804 में आपका नेपोलियन बोनापार्ट आ गया फ्रांस का, उसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। उसके बाद उसने शुरुआत कर दी कि सारी की सारी जो आसपास की यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उनको जीत लेगा, और उससे क्या होगा कि वो नई किंगडम्स बनाएगा जहां पर वो अपने ही फैमिली के मेंबर्स को प्लेस कर देगा। नेपोलियन ने को जो है अपना रोल उसने एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप की तरह से देखा, बहुत सारे लॉज लगाए सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो डेसिमल सिस्टम के थ्रू करता था वो। इनिशियली उसको एक लिबरेटर की तरह देखा गया जिसने बात की लोगों के फ्रीडम के बारे में, लेकिन धीरे धीरे उसने बड़ा अजीब काम कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला वो लगा दिया, लोगों के अंदर अलग से ही चीजें भर दी कि मैं हूँ, बस जो हूँ मैं ही हूँ, अपने आप को उसने एक तरह से भगवान मानना शुरू कर दिया पूरे यूरोप का। ठीक है, उसके बाद वाटरलू में 1815 में वो जो है 1815 में डिफीट हो गया। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। उनका impact जो है बहुत बाद तक भी देखने को मिलता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी आप कह सकते हैं कि मिली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो आप सबको पता है कि वो मिली हमें आइडियाल्स ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बहुत सारी कंट्रीज को मिली। यहाँ से सबने प्रेरणा ली और फिर जो है अपनी अपनी कंट्रीज में भी ये सब चीजें की लोगों ने। These spread from France to rest of Europe during the 19th century। और फिर जो है धीरे धीरे कर कर जो पुरानी प्रथाएं थी, फ्यूडल सिस्टम थे, उनको जो है अबॉलिश कर दिया गया। Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement, और फिर sovereign nation state बना। अगर हम बात करें कि इंडिया में ये काम किसने किया, तो ये आप टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय के दो मेन एग्जाम्पल दे सकते हो जो फ्रांस से रिलेटेड हैं। और भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं, आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, और इसी के साथ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो खत्म होता है। अब हम चैप्टर 2 करेंगे। जिसने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4
चारों देख लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।